हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं जयसवाल हिमांशु आया हूँ आपके सामने लेकर जियोग्राफी की क्लासेस। ये एसएससी सीजीएल लेवल की हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। और आप हमारी प्लेलिस्ट यानी चैनल की प्लेलिस्ट यानी कि लर्निंग विद हेमू चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जियोग्राफी की प्लेलिस्ट सर्च करें। और यहाँ पर सारी वीडियो सीरियल वाइज पड़ी हुई हैं। ये हमारी वीडियो आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो मेरा अटेंड किया था, यानी जिन साथियों ने मेरा पिछला वीडियो अटेंड किया था, उनको ये पता होगा कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट करते हुए आज अपना टॉपिक पढ़ाते हैं, क्योंकि हम समय थोड़ा कम लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना होने पाए। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज मेरा टॉपिक क्या है, तो चलिए हम आज अपना टॉपिक डालते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था उत्तर भारत के मैदान का विभाजन। उत्तर भारत के मैदान का विभाजन हाँ, तो हम बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान का विभाजन 4 भागों में किया गया है। उस दिन मैंने पढ़ाया भी था कौन कौन से 4 भाग हैं, मैंने बताया भी था। 4 भागों में 4 भागों में किया गया है उत्तर भारत का विभाजन, उत्तर भारत के मैदान का विभाजन। पहला कौन सा है, तो पहला हम बात करेंगे भाबर। पहला है मेरा भाबर। दूसरा क्या है, तो हम बात करेंगे, दूसरा है तराई। दूसरा मेरा है तराई। और तीसरा क्या है, भाबर हो गया, तराई हो गया, और तीसरा भांगर। ये मैंने उस दिन बताया था, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है, भाबर हो गया, तराई हो गया, भांगर हो गया, और ये खादर। तो ये हमारे 4 जो है हो गए, इनको हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये हम उत्तर भारत के मैदान का विभाजन 4 भागों में करा चुके हैं। चलिए इसका मैप भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया मेरा उत्तर भारत। इस प्रकार मैंने उत्तर भारत बनाया। इसमें मैंने 4 भाग बना लिए, 1 2 3 और 1 4। तो ये मेरा पहला हो गया। पहला कौन सा भाग है, तो पहला है भाबर। दूसरा कौन सा है, दूसरा है तराई। तीसरा कौन सा है, भांगर। चौथा कौन सा है, तो है खादर। तो चलिए आज हम भाबर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल ली, यहाँ पे भाबर। ये हमारी हेडिंग हो गई। तो चलिए आज हम भाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या खास बातें हैं इसके बारे में, तो हम वो बात करेंगे। किस लिए ये प्रसिद्ध है, क्या क्या है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और यहाँ पे मिट्टी कैसी है, यहाँ पे नदियाँ कैसी हैं, और इसमें खेती कृषि उपजाऊ है या नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग भाबर पड़ चुकी है। तो सर्वप्रथम मेरा पहला बिंदु इसमें ये रहेगा कि ये जो चारों, पहले भाबर से पहले मैं बता दूं, ये जो चारों मैंने भाग बताए हैं ये सब जलोढ़ हैं। क्या है, जलोढ़ क्षेत्र। ये जलोढ़ क्षेत्र हैं सारे के सारे। तो मैं हेडिंग यहाँ ना डाल के यहाँ पे डाल रहा हूँ इसके नीचे, क्योंकि आएगा नहीं ऊपर। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया जलोढ़, भाबर। तो ये हेडिंग मेरी हो गई भाबर। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। भाबर क्षेत्र या भाबर प्रदेश क्या है।
तो यह एक शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। तो हम बात करेंगे बिंदु नंबर 1, यह दक्षिण शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मेरा बिंदु नंबर 2 रहेगा कि इसे शिवालिक हिमालय का जलोढ़ यानी पंख भी कहते हैं। इसे शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। जलोढ़ पंख भी कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 मेरा ये हो गया। पॉइंट नंबर 3, समय को ना वेस्ट करते हुए पॉइंट नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार, तो हम बात करेंगे इसका विस्तार सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक। सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। तो ये हमारे 3 बिंदु हो चुके। किसके बारे में? तो भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र के बारे में। तो इसका विस्तार हमें सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक मिलता है। और इसकी खास बात क्या है कि यह इसे शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय का इसे जलोढ़ पंख भी कहते हैं। तो बात करेंगे किसको? तो भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र को। तो हम पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? विस्तार हो गया, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। बहुत बढ़िया। इसकी चौड़ाई कितनी है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए। इसकी चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर तक। 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी जाती है। जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक बताया है। और नंबर 5, जहाँ तक एनसीईआरटी भी इसका सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर देखे हुए हैं। इनमें सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल में पूछे गए हैं। तो उनको ही देखकर कुछ यानी पेपर्स को देखकर ये क्वेश्चनों का निर्माण हुआ है, यानी नोट्स का निर्माण हुआ है। तो आप लोग इसमें नोट करते चलिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद पॉइंट नंबर 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे भाबर नदी में नदियाँ दिखाई क्यों नहीं देती हैं? अदृश्य क्यों हो जाती हैं? व्हाई? नदियाँ अदृश्य क्यों हो जाती हैं? तो हम बात करेंगे यहाँ नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। कारण क्या है? तो हम बात करेंगे यहाँ नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, उनमें कोई विद्या तो है नहीं कि जादू मंत्र से भैया अदृश्य हो गई। नहीं, यहाँ पर की मिट्टी जो है, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे। जैसे माना कि ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, ये बीच में जगह है, उस पर से ही मिट्टी पड़ गई, नदियाँ इसके नीचे जा रही हैं, ऊपर से मिट्टी पड़ गई, तो यहाँ नदियाँ अदृश्यमान हो गई। तो ठीक उसी प्रकार सिचुएशन कहाँ अप्लाई होती है? तो भाबर प्रदेश में यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं और यहाँ पर कंकड़ पत्थर वगैरह और ऐसे हम एक लाइन में कह सकते हैं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के से नदियों के ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है, जिसे हम अवसाद या
उस पे जमीन बन जाती है और उस पे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो हम लिखेंगे कारण। कारण क्या है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कारण क्या है, नदियां अदृश्यमान क्यों हो जाती हैं। तो हम बात करेंगे बजरी, कंकड़, बजरी, कंकड़, पत्थर, बजरी, कंकड़, पत्थर, इनके द्वारा अवसाद, इसे हम अवसाद भी कह सकते हैं। अवसाद किसके द्वारा लाए गए अवसाद हैं, तो ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद हैं, जिनके कारण नदियां विलयमान यानी अदृश्य हो जाती हैं। तो ये रही हमारी भाबर प्रदेश की कुछ बातें। तो हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन एक बिंदु इसमें और नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6 यहाँ आएगा नहीं, चलो ये मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ क्योंकि हल्का ही है, कि यहाँ कृषि नहीं की जा सकती। यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। कृषि क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पर बजरी है, कंकर है, पत्थर है। तो ऐसी जमीन में जहाँ पर बजरी है, कंकर है, पत्थर है, वहां पर कोई भी फसल अच्छी तरीके से नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग लिखते चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं भाबर नदी, सॉरी तराई। तो ये हो गया भाबर मेरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम बात करूंगा तराई नदी, यानी सॉरी नदी नहीं, तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश के बारे में। तो मैं इसे मिटाए दे रहा हूँ। तो ये डायग्राम बना रहेगा, जिसकी मदद से हम आराम से अपना पढ़ते चलेंगे। ये इस पे मैं टिक लगा रहा हूँ क्योंकि ये भाबर हमारा हो चुका है। अब बारी किसकी है, तो हम बात करेंगे, बारी है तराई की। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो बात कर लेते हैं तराई के बारे में। गांव में सुना होगा, कहते हैं तराई मिट्टी है भैया, तराई की खेती। तराई में क्या अच्छा होता है, तो बात करेंगे जौ, गेहूं, कपास, ये सब तराई की फसलें हैं। और धान, ये सब तराई की फसलें हैं। तो बात करेंगे सर्वप्रथम, इसमें मेरा बिंदु पहला क्या रहेगा, तो सर्वप्रथम रहेगा भाबर के दक्षिण में समांतर रूप से फैला हुआ है। बात करेंगे भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में समांतर रूप से फैला हुआ है। तो हम बात करेंगे किधर है, भाबर ये है, भाबर का उत्तर दिशा यानी उत्तर ये है और दक्षिण ये है। तो दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में तराई है। हमने डायग्राम इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कैसे क्या, कहाँ पे क्या इसकी स्थिति है। तो हम बात कर चुके हैं भाबर नदी, भाबर प्रदेश के दक्षिण में समांतर रूप से फैला हुआ है क्या, तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश। तो हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। नंबर 2, चौड़ाई। बात करेंगे तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, तो हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की चौड़ाई करीबन 10 से 20 किलोमीटर तक है। कितनी है, करीबन 10 से 20 किलोमीटर तक है। 10 से 20 किलोमीटर तक है। 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो गई। तो हम बात करें इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, लंबाई आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई मैंने बता दी, आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा इसकी लंबाई क्या है। तो चलिए हम अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, बिंदु नंबर 3। तो हम बात करेंगे बिंदु नंबर 3, इसमें नदियों
दिखाई देने लगती हैं। जैसे मैंने बताया था कि भावर में नदियां दिखाई नहीं देती, अदृश्यमान हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार तराई क्षेत्र में नदियां दिखाई देने लगती हैं। तो हम अपना बिंदु अगला लिखेंगे, बिंदु नंबर 3, कि यहाँ इस क्षेत्र में नदियां दिखाई देने लगती हैं। नदियां दिखाई देने लगती हैं किस कारण? क्योंकि यह तराई क्षेत्र है, इसमें कंकड़ पत्थर सब कहाँ पे आ गए? भावर में। नदियां दक्षिण की ओर प्रवाह हो रही हैं, तो कंकड़ पत्थर जो है वो भावर क्षेत्र में फंस गए, उन पे अवसाद जमा हो गए, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा हो गए। उसके बाद नीचे से नदियां निकल रही हैं और यहाँ पर दृश्यमान हो जाती हैं। तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर सब छूट गए और जो हमारा जल है वो निकल आया, यहाँ पे दिखाई देने लगा। तो हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र में नदियां दिखाई देने लगती हैं। तो हमारा अगला बिंदु क्या रहेगा? तो यहाँ पर मेरा रहेगा बिंदु नंबर 4 कि यहाँ पर छोटे छोटे कंकर पत्थर, छोटे कंकर पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर छोटे कंकर पत्थर और रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कृषि संभव है। तो चिकनी मिट्टी में कौन सी कृषि कर सकते हैं? जैसे कपास है, ठीक है, गन्ना है, गेहूं है, नहीं गन्ना है, धान है, कपास है, ये खेती अच्छी होती है किसमें? तो चिकनी मिट्टी में हम बात करेंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं उसके अगले टॉपिक यानी कि भांगर की ओर बढ़ता हूँ। ये मेरा तराई कंप्लीट हुआ, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, आप लोग देख लीजिए। तो हम बात करेंगे हम किसके बारे में? चलो पूरा ही इरेज कर देते हैं यार, क्या ही रखा है इसमें, आप लोग नोट कर ही रहे हैं, किस चीज की फिर दिक्कत। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे बिंदु नंबर 1 किसके बारे में? तो भांगर भांगर क्षेत्र के बारे में। भांगर क्षेत्र या प्रदेश, भांगर क्षेत्र या प्रदेश हम कहते हैं इसे। तो इसके बारे में हम बिंदु नंबर 1 क्या बात करें कि यह तराई के दक्षिण भाग, तराई के दक्षिण में स्थित है। तो ये रही इसकी स्थिति। ये मैंने बताया उस तरफ उत्तर है, इस तरफ दक्षिण। तो पॉइंट नंबर मेरा 2 क्या रहेगा? तो पॉइंट नंबर मेरा 2 क्या रहेगा? बच्चों जल्दी बोलिए अगर कुछ आपको पता है इसके बारे में। तो पॉइंट नंबर मेरा 2 रहेगा, यह सामान्य रूप से नदियों के आसपास का ऊंचा भाग है। यह सामान्य रूप से नदियों का ऊंचा भाग है। तो हम बात करेंगे यह सामान्य रूप से नदियों का ऊंचा भाग है। हाँ, बात करेंगे सामान्य रूप से या नदियों का ऊंचा भाग है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। बात करेंगे जहां बाढ़
का पानी नहीं पहुंच पाता। हम बात करेंगे यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह ऊंचा क्षेत्र है। समान रूप से नदियों का ऊंचा भाग है, यानी नदियां जो हैं उसके ऊपरी यानी कि ऊंचा भाग जो है वो है क्या है, तो वो है भांगर। यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता, तो इसमें वही बताया गया है। तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। क्या है पॉइंट नंबर 3? तो पॉइंट नंबर 3 में क्या रहेगा, तो इसका रंग क्या है, इसकी मिट्टी का रंग क्या है, तो रंग इस मिट्टी का है हरा। पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा, तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। तो यहाँ कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, या कह सकते हैं यहाँ कृषि अधिक उपयोगी नहीं है। यहाँ कृषि अधिक उपयोगी नहीं है। तो बिंदु नंबर मेरा 5 क्या रहेगा, यह भांगर के आसपास का क्षेत्र है। पहले मैंने बताया कि यह तराई के दक्षिण में, यानी कि तराई के दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ यह भांगर के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ हम बात करेंगे मिट्टी कौन सी है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ बात करेंगे भांगर में मिट्टी कौन सी है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इस भाग में, यानी कि भांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हम बात करेंगे सतलज का मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में भांगर की अधिकता पाई जाती है। तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 कि सतलज का मैदान, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बता देना। सतलज का मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में भांगर की अधिकता पाई जाती है। तो मैंने बोला कि सतलज का मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में भांगर की अधिकता पाई जाती है, यानी कि सतलज का मैदान तथा भांगर यानी कि गंगा नदी के ऊपरी भाग में भांगर की अधिकता पाई जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक बचा है खादर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय महाकाल, सभी को शुभ रात्रि और सभी को जय श्री राम।